IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंसवाणी। पेश है डॉक्टर निधि अग्रवाल की कहानी पांचवें पुरुष की तलाश में। इसका ऑडियो रूपांतरण किया है कैस जौनपुरी ने और आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्वता शर्मा। लेडी विथ सनफ्लावर्स। ऑफिस में ज्यादा काम कब था? बस मन ही थक गया था। उस हाई क्लास सोसाइटी के 12वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी और बाहर निकलते ही फ्लैट के मेन डोर से सटाकर रखी हुई पेंटिंग को देखकर ताप्ती चौंक गई थी। हाँ, पेंटिंग ही थी। इतना तो वो उसके आकार से पहचान सकती थी। एक झीने गुलाबी कपड़े से बाकायदा लपेटी गई। कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं? इन दिनों हर मोहक चीज एक छलावा जो है। वो सहम गई, पर महीन कपड़े से झलकते रंगों के जादू ने उसे मोह लिया। अतीत कैसे और क्यों और ज्यादा लुभावना होकर बार बार हमारे सामने आकर खड़ा होता है। कांपते हाथों से कपड़ा हटाया तो पूरा शरीर कांप गया। माथे पर पसीना छलक आया। तेजी से कपड़ा वापस ढक दिया। चोर निगाहों से चारों ओर देखा। कहीं कोई नजर ना आया। इस फ्लोर पर यह अकेला पेंट हाउस था। ऑफिस बैग वहीं छोड़कर दरवाजा खोला। पहले पेंटिंग को घर के अंदर रखा। शुक्र है विक्टर इस समय घर पर नहीं है। शंकित मन से फिर बाहर झांका और बिखरा हुआ सामान और बैग अंदर खींचकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जितने सन्नाटे हमारे भीतर भरते जाते हैं, उतनी ही मुखर हमारी प्रतिक्रियाएं होती जाती हैं। सूखे होठों पर जीभ फेरते फिर पेंटिंग को अनावृत किया। वो ही थी, बिल्कुल वही, हूबहू। खुली आंखों से भी, बंद आंखों से भी। आंखें बंद करके लरसती उंगलियों से उसने छुआ। वही वही स्पर्श। उंगलियों को सूंघा, वही गंध। वो फ्रेम में भी थी, फ्रेम के बाहर भी। कौन लाया? किसने बनाया? ये सवाल बेमायने हो गए थे इस समय। वो आत्ममुग्धता में डूबी हुई थी। पेंटिंग उठाकर ड्रेसिंग रूम में ले आई। आदमकद शीशे के सामने खड़े होकर अक्स देखने लगी। बालों में बंधे तौलिए के बंधन से आजाद हो चली कुछ आवारा लटों की शरीर से लिपटी लज्जाहीन पानी की बूंदें कुछ उसके माथे और कुछ उसके कोमल कंधों को चूम रही थी। अतीत से आकर दो बाहों ने उसे घेर लिया। बदन को तौलिए की कैद से आजाद करने की बेताबी, जल बूंदों से कंठ भिगोने की बेचैनी, पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। पेंटिंग को फिर देखा। बेडरूम की खिड़की के पास मेज पर रखे वाज में सूरजमुखी के फूल लगाती वो। चित्रकार की खिड़की शायद उसकी खिड़की के सामने खुलती होगी। कितनी उम्र रही होगी उस पल के ठिठक की? उसने याद करने की कोशिश की। उस दिन विक्टर से लंबी बहस हुई थी।
याद करते ही बदन पर पड़े नीले धब्बों को छूने से टीस बढ़ गई। उसने कमीज उठाकर धब्बों को यूं छुआ जैसे वहां उस पल का इतिहास महफूज रखा हो। विक्टर चला गया था। उसकी सुबह की फ्लाइट थी, वो देर तक सोती रही थी। जाने से पहले विक्टर ने उसे चूमा होगा क्या? आंखों ने जवाब ना माना और छलक उठी थी। जब आंख खुली थी तो सूरज खिड़की से अंदर दाखिल होकर उसका बदन सेक रहा था। वो देर तक नहाई थी, न पानी सकुच आया था न वो। लेकिन ये पेंटिंग, एक हाथ तौलिए पर रखे दूसरे से फूल लगाती हुई वो, अतीत का पल जिंदा होकर सामने चला आया। वो बाथरूम में थी जब डोरबेल बजी। पानी की बूंदों को दो तौलिए के सुपुर्द करती वो मेन डोर की ओर गई थी। पीप होल से देखा, फ्लोरिस्ट का लड़का था, सूरजमुखी के फूल लिए। वो उमंग से भर गई थी। बुके वहीं छोड़ उसे जाने का निर्देश दिया और जरा सा दरवाजा खोलकर फूल उठाकर बेडरूम में चली आई थी। मुरझाए गुलाब हटाकर सूरजमुखी लगा रही थी कि तभी तौलिए की पकड़ ढीली हो चली। बाएं हाथ से तौलिए को संभालते अनजाने में ही उसकी नजर खुली खिड़की पर रुकी थी। वो ठिठकी रही, कोई चेहरा तलाशती। नहीं, कोई नहीं दिखा था। हाँ, उसने इत्मीनान से फूल लगाए थे और ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। इन्हीं पलों में किसी एक जोड़ी आंख ने उसे छुआ होगा, सहेजा होगा और उस पल भर के एहसास को रंगों में घोलकर एक लंबी जिंदगी दे दी होगी। हवा में तैरती एक लचक उसे छू गई। वो वापस ड्रेसिंग रूम में गई। अलमारी में से वही तौलिया निकालकर बांधा, आईने में देखा। कुछ और नीचे ढलकता हुआ, हाँ बस इतना ही। वो सिहर गई। एक जोड़ी आंखें उसका रोम रोम जलाने लगी। एक जोड़ी ही थी। एहसास ही कैद हुआ या तस्वीर भी या वीडियो भी। अनहोनी का डर सताने लगा। उसने उस पल में लौटकर खिड़की को बंद करना चाहा। पेंटिंग को उलट पलट कर देखा, कहीं कोई नाम नहीं, इनिशियल्स नहीं, केवल एक टाइटल, लेडी विथ सनफ्लावर्स। इसी पल फोन बजा था। पसीना पोंछकर वापस कपड़े पहने विक्टर की कॉल थी। पेंटिंग को अलमारी के पीछे कपड़ों में छुपाया, इतने में फोन शांत हो गया। विक्टर का मैसेज था। उसे 2 दिन और रुकना पड़ रहा था। ताप्ती ने राहत की सांस ली। पेंटिंग 2 दिन और बाहर रह सकती थी। हाउस ऑफ प्लेजर। उसने रंगों से अपना पहला परिचय याद किया। वो एक आम सा शहर था, लेकिन खास होने की चाह लिए। इस घर की खास बनने की कहानी भी खास है। इसे खास बनाया 2 अलग लोगों ने, जो घर की ही तरह खास होने की चाहत से भरे थे। आम से खास होने के सफर में लफ्जों ने मायने बदले, प्रायोरिटीज बदली, और इस सफर में जो सहेजने लायक था वो बचा रहा एक मनहूस दास्तान सुनाने के लिए। गैर जरूरी और बेमानी चीजें पीछे छूट गईं, जिनके ना होने से कोई खालीपन महसूस ना होता। वो बिस्तर पर आ लेटी। कुछ वोडका मार्टिनी का नशा, कुछ बदन को जकड़ता बुखार, उस पर पूरे हफ्ते की थकान। वो नींद में थी, पर अतीत उसकी आंखों में जाग रहा था। I feel like I am
missing piece of sleep. I feel like I am a missing piece of sleep. स्टीरियो पर बजते गाने के साथ गुनगुनाते हुए ग्लास खाली करके पलंग पर लुढ़का दिया। साहिल से उसका परिचय एक फ्लावर एग्जीबिशन में हुआ था। वो फूल हाथों में लिए पलटी थी, ऊंचा कद, समुद्री नीली आंखें। फूल उसके हाथों में से अपने हाथ में लेते हुए उंगलियों पर संगीत छेड़ता हुआ वो बेहिचक बोला था, मे आई किस यू? व्हाट? सवाल पूरा होने से पहले ही खुले होंठ अजनबी छुअन में डूब गए। कुछ था, जाने हवा में, उसके परफ्यूम में, या उसकी आवाज में, या वो उम्र ही थी बहकने की। भूला हुआ जायका फिर होठों पर तैराया। बियाट्रीस, उसने होठों पर दबाव बढ़ाते हुए कहा था। वो अलग हुए थे फिर जुड़ने के लिए। इस बार सवाल अधूरा ना रहा। लव एट फर्स्ट साइट, डज इट रियली एग्जिस्ट? वो अक्सर खुद से पूछती। आज जवाब उसे तलाशता अचानक चला आया था। ये बियाट्रीस कौन? ताप्ती ने खुमारी में साहिल का माथा चूमते हुए पूछा था। जेलस? वो झेंपी थी। क्या वो शादीशुदा है? बच्चे हैं? मन कांपा, लेकिन दिमाग ने दिलासा दिया। मोहब्बत में ऐसे सवाल मायने रखते हैं क्या? बियाट्रीस, दांते की आत्मा का प्रवेश द्वार, साहिल ने उसे बाहों में भरते हुए कहा था। एक हफ्ते वो उस द्वार की चाबी तलाशती रही थी। साहिल का न कोई फोन आया, न मैसेज। 2 बार उस बासंती घर की डोरबेल बजाकर लौट आई। उसे हैरानी होती कि क्या वो कल्पना में मिली थी। कंसिडर मी अ ट्री। फ्रांस काफ्का से शब्द उधार लेते हुए जो ही साहिल ने उसके कानों में बुदबुदाया, सपनों के कदमों की आहट का पीछा करते हुए जिस्म पर पड़ी प्यार की निशानियों से उसने पूछा, तुम भी ख्वाब हो क्या? आज वो ये हकीकत जानती है कि हर खुशी दरअसल एक ख्वाब है और हर इंटीमेट रिलेशन खुद से धोखा। लेकिन ख्वाब देखने वाले इंसान के एहसासात सच्चे होते हैं और हर रिश्ता एक अनकही लेन देन। दुनियादारी सीख कर भी क्या हासिल है? भटकने का कोई हल है क्या? जितने सुख हैं सब नासमझी और नादानी की देन है। तभी तो संडे की सुबह दूध वाले की जगह साहिल को दरवाजे पर खड़ा देखकर खुशी से चीख पड़ी थी। ताप्ती ने करवट बदलते हुए बीते लम्हों को याद किया। चलो। कहाँ? मेरे साथ। साहिल ने लिफ्ट का इंतजार करते हुए एक लंबा किस चुरा लिया था। अरे घर तो लॉक करने दो। ताप्ती ने भीगी आंखों से ताजी मुस्कान बिखेरी और बासी रात ओढ़े हुए जगमगाती सुबह में दाखिल हो गई थी। साहिल ने कॉटेज का दरवाजा खोला। रुको। वो चौंक कर रुक गई। साहिल ने एक स्कार्फ उसकी आंखों पर बांध दिया। आने वाले लम्हों का रोमांच उसके जिस्म पर तैर रहा था। तभी साहिल ने आंखें खोलने के लिए कहा। हाँ साहिल। उसने अपनी हथेलियों से मुंह ढक लिया। आंखें बह चली। विल यू बी माइन? वो सामने घुटनों पर बैठा था, रिंग हाथ में लिए। यस 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 यस। वो उससे लिपट गई थी। रिंग पहनाते हुए साहिल ने बाहों में भर लिया था।
आसमान ने अनगिनत लड़ियां जलाकर इस पल को जश्न में बदल दिया। ताप्ती उस तारों भरी रात की खूबसूरती से फूली नहीं समा रही थी। जो परिचय उसे पहले मिलना चाहिए था वो बाद में मिला। साहिल चित्रकार था। कई नौकरियां और शहर छोड़ चुका था और आखिरकार मुंबई से आकर गोवा में अपने एक दोस्त के इस कॉटेज में बस गया था। समय के साथ साहिल के प्यार का खुमार भी बढ़ता जा रहा था और ताप्ती की भविष्य के लिए चिंता। साहिल की आमदनी का कोई जरिया नहीं था। ताप्ती की नौकरी उन दोनों के लिए काफी थी, लेकिन साहिल के लिए लंबे पोज देते देते वो थक जा रही थी, जिसका असर उसके काम पर पड़ रहा था। ये खास दिन था। जिस दिन मन की कोई मुराद पूरी हो जाती है, उस दिन का अगले बरसों में खास हो जाना दुनिया की रीत है। ताप्ती ने उस दिन को खास मानकर कोई गुनाह नहीं किया था। साहिल के लिए महत्व दिन का नहीं, पल का रहता था। हर पल पहले से ज्यादा मीठा, ज्यादा सुंदर, ज्यादा तसल्ली बख्श और ज्यादा यादगार होना चाहिए ताप्ती। यही जीवन का, कला का मकसद होना चाहिए। वो पिछले 2 घंटों से बिना हिले डुले चुपचाप बैठी थी। साहिल के हाथ कैनवस पर तेजी से चल रहे थे। उसने कहना चाहा, साहिल अब बाकी का कल। साहिल ने न हिलने का इशारा किया। उसने आखिरकार इसरार किया, चलो ना, आज कहीं बाहर चलें। साहिल ब्रश रखकर आहिस्ता से पलटा। What's wrong with you, यार? Can't you be still for a while? You ruined my moment. No, साहिल, you ruined my life. और क्या बनाते हो ये तुम? ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, बदसूरत चेहरे, ये मैं हूं? ऐसी दिखती हूं मैं? ये आर्ट है, ये ब्यूटी है? आर्ट और ब्यूटी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती, बेवकूफ औरत। जाने कैसे मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। जिस आर्ट की तुम दुहाई दे रहे हो ना, वो तुम्हें एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। इस आर्ट के लिए मॉडल तो भूल ही जाओ। तुमने मुझसे शादी की, खाना और मॉडल दोनों मिल गए। साहिल कुछ ना बोला। गुस्से में लाल हुई आंखों से उसे घूरता हुआ सिगरेट पीता रहा। वो अंदर कमरे में आंसू बहाती सोचती रही, औरत सिर्फ इस्तेमाल के लिए है। अगली सुबह उठी तो कमरा फूलों से महक रहा था, जैसे काले बादल छंट गए हों। सब कुछ खिला खिला, जन्नत सा खूबसूरत। सिरहा ने सॉरी का कार्ड रखा था। वो कार्ड हाथ में लिए बाहर आई तो साहिल ने मुगलिया अंदाज में झुककर सलाम किया और मेज पर सजे नाश्ते की ओर इशारा किया। कितनी पड़ते हैं मन पर सुख दुख की। काश जीवन से भी नापसंद परत हटाई जा सकती। उसने सैंडविच से कैप्सिकम की स्लाइस को निकालकर प्लेट में साइड में रखते हुए सोचा, ताप्ती, मैं बदलूंगा तुम्हारे लिए, हमारे आने वाले बच्चे के लिए। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। यू नो व्हाट? जॉर्जे जना हैज हिज पिंक पियोनीज, अर्नेस्ट कोस्ट हैज हिज हॉलीहॉक्स, बट आई हैव यू, ओनली यू। आई लव यू। एक और मौका दो प्लीज, आखिरी मौका। साहिल ने उसका हाथ अब भी थामा हुआ था। वो अभी ज्यादा नशे में है या कल शाम को था? कोई पक्का जवाब न मिला तो वो रो पड़ी। साहिल, आर्ट अपनी जगह है और जिंदगी की जरूरतें अपनी जगह। वो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, पर विकल्प हरगिज नहीं। तुम प्लीज कोई नौकरी देखो। मन नहीं लगता यार। हर वक्त मुझे रंग घेरे रहते हैं, रेखाएं बातें करती हैं मुझसे। हर नजारे में संभावनाएं, एक नया द्वार, एक नया दृष्टिकोण। ऐसा नहीं कि वो साहिल की उलझन और बेचैनी को ना समझती हो। ऐसा नहीं कि एक चित्रकार की प्रेरणा, एक आर्टिस्ट की म्यूज होना उसे भाता ना हो। ऐसा नहीं कि उसके मन में बेरोक टोक बहते जाने की चाहत ना हो, लेकिन सब उड़ेंगे तो सिरा कौन थामेगा? क्या संभव नहीं कि थोड़ा साहिल स्थिर हो जाए, उड़ने की थोड़ी मोहल्लत ताप्ती को भी मिल जाए?
घर संजोने का ख्याल भी साहिल को किसी जुनून की मानिंद आया था। वो दरो दीवार सजाने में जुट गया था। उसे कैसे समझाए कि घर दीवारों को सुंदर तस्वीरों से सजाने से नहीं, मन पर खूबसूरत यादों की छाप से बनते हैं, बचते हैं। सूरजमुखी, फर्श से अर्श का सफर। इसी समय इब्राहिम का अचानक उसकी जिंदगी में आना हुआ। साहिल ने ही उसे बुलाया था। उसके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में साझेदारी करना चाहता था। इब्राहिम पोस्ट इम्प्रेशनिज्म शैली का अनुयायी था। जितना वो समझ पाई थी, इम्प्रेशनिस्ट स्कूल की बनिस्बत पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की फिलॉसफी उसे ज्यादा लुभाती थी। आर्ट आम जिंदगी को अलग और एक नई नजर से देखना ही तो है। लेकिन ज्यादातर पेंटर्स जाने किस रोशनी में दुनिया को देखते हैं कि उनकी बनाई तस्वीरें किसी और ही दुनिया की मालूम होती हैं। इस छोटे से कॉटेज में एक ही बेडरूम था। इब्राहिम ने बिना किसी शिकवे के गैरेज को अपना बसेरा बना लिया। चित्रकारों का एक गांव बसाना साहिल की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल हो गया। इब्राहिम बसंत की महक लिए आया था। घर की उकताहट और ऊब उसके कहकहों से धुलने लगी। वो साथ बैठते, हंसते और वीकेंड पर पिकनिक जाते। साहिल और ताप्ती खोए हुए लम्हों की भरपाई करते और इब्राहिम उन लम्हों को कैद करता। उस दिन बागीचे से लाए सूरजमुखी के फूलों को वाज में रखते ही साहिल ने गुनगुनाते हुए ब्रश उठा लिए थे। वो और इब्राहिम साथ में बैठे बतियाते रहे कि ये पेंटिंग किस दीवार और किस रंग के साथ बेहतर लगेगी। ताप्ती के जहन में बागीचा और खुली धूप घूमती रही। मौसम अचानक बदल गया था। रात भर बारिश हुई थी। इब्राहिम अपने एक दोस्त से मिलने गया था और लौट नहीं पाया था। गैरेज में पानी भरने का डर लिए इब्राहिम का सामान भीगने से बचाने के लिए दोनों भागे थे। वहां जो देखा कल्पना से परे था। साहिल कैनवस फाड़ता हुआ चिल्लाने लगा, कब? कहां? बताओ! सवालों के जवाब उसके पास कब थे? एक तरफा आकर्षण की उसे कोई खबर ही न थी। सच बताओ ताप्ती, सच! साहिल ने उस पर हाथ उठाया। वो संभल न पाई और जमीन पर रखे सूरजमुखी के फूलों पर गिर पड़ी। साहिल चिल्लाता रहा और वो एकटक उन फूलों को देखती रही। कितना सफर तय कर पाएंगे ये? यूं ही मुरझा जाएंगे या जमीन से उठेंगे और किसी वाज में कैद हो जाएंगे? क्या यही नियति है? प्यार करती हो उससे ताप्ती? प्यार करती हो? साहिल के नाखून उसकी बाहों में गड़ रहे थे। आंखों से निकलता ताप चेहरे को झुलसा रहा था। वो खामोश सवाल का जवाब तलाश रही थी। सवाल जरूर अलग था। क्या वो साहिल से प्यार करती है? साहिल के बारे में उसे यकीन हो चला था कि प्यार उसे सिर्फ अपनी कला से है। ताप्ती से शायद अधिकार का सुख। इब्राहिम और सूरज साथ साथ लौटे। अपना सामान बाहर पड़ा देखकर उसने आंधी को दोष दिया होगा, लेकिन भीतर की हवा ने बताया कि दोष उसके ही नाम दर्ज है। साहिल एक शोल्डर बैग में सामान लेकर जा रहा था। इब्राहिम सिर झुकाए खड़ा रहा। न ताप्ती ने उसे रोका, न सफाई दी। न इब्राहिम ने सफाई दी, न रोका। जैसे आंधी का आना और जाना सब किस्मत के हाथ, हम केवल मूक दर्शक। क्यों किया तुमने ऐसा? इस सवाल में एक शिथिल जिज्ञासा थी। एक दोस्ताना शिकायत तक नहीं और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं। सृजन से भी ज्यादा खूबसूरत है सृजन की प्रक्रिया। वो तुम्हें रच रहा था, मैं मंत्रमुग्ध देख रहा था। बस उसे ही तो उकेरा है।
समतल स्वर झूठ के बोझ से अंत तक दम तोड़ गया था। ताप्ती ने पाया 3 तस्वीरों में वो अकेली है, एक में साहिल के साथ, 5वीं तस्वीर में वो एक अन्य पुरुष के साथ जिसका चेहरा छिपा है, लेकिन इस तस्वीर में पुरुष के कंधे पर उंगली के पोरों से कुछ लिखते हुए ताप्ती के चेहरे पर एक अनोखा तेज है। उसने पढ़ना चाहा, पर लिपि अनजानी थी। क्या इसे ही साहिल ने इब्राहिम माना? इब्राहिम ने क्या माना? जवाब तलाशती उसकी नजर इब्राहिम के चेहरे पर टिक गई। उसने आंखों से पूछा, क्या किसी कपल की प्रिवेसी में सेंध लगाना कला है? उसने सवाल बदल दिया। आवाज में उकताहट और ऊब थी, शिकायत अब भी नहीं। शिकायत की गैर मौजूदगी मानो तस्दीक कर रही है कि उस फ्रेम में अपनी मौजूदगी से वो खुश है। वो खामोश रहा, सिर्फ कुछ लम्हों के लिए, लफ्ज ढूंढता हुआ पेंटिंग के फटे हुए सिरों को हथेली से सहारा देकर मिलाता रहा। कलाकार के लिए प्रिवेसी बेमानी है। वो मुझसे या तुमसे नहीं, खुद से खफा है। देखो, तुम्हारे चेहरे पर कैसा संतोष और सुकून है, एक दिव्य आलोक। तुम इस फ्रेम में हो क्योंकि तुम उस पल में थी, उसे जी रही थी। साहिल इन पलों को अपनी कला में उतारने की चाह में था। वो इन पलों के आनंद में था ही नहीं। वो उन पलों में थी या नहीं, लेकिन इन पलों में हैरान थी। आधे पागल कलाकारों की सेल्फ ऑब्सेस्ड दुनिया। उसने 5वीं तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, इसमें है साहिल? इब्राहिम कुछ पल उस 5वीं तस्वीर को पढ़ता रहा, फिर करीब आकर सीधे ताप्ती की आंखों में झांकता हुआ बोला, जो ये साहिल होता तो क्या तुम उसे न रोकती? मैं न रोकता। ताप्ती सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं थी। खिड़की के बाहर खुले आसमान में कोई तारा तलाशती रही। मैं रुकूं? नहीं। तब तुम चलो साथ। आवाज में फैसला भी था, दरख्वास्त भी, लेकिन ये एक पुरुष का नहीं, दोस्त का फैसला था। उसने आंसू रोकते हुए मजबूती से कहा था, नहीं। इब्राहिम के जाने के बाद 2 फोन आए थे। क्रम उसे याद नहीं। दोनों पर उसने ठीक है कि समान प्रतिक्रिया दी थी। एक फोन ऑफिस से टर्मिनेशन की इत्तला देने के लिए आया था, दूसरा विक्टर का, घर की चाबी के लिए। साहिल ने घर छोड़ने की सूचना दी थी उसे। अगली सुबह अपना सामान पैक करके अखबार में नई नौकरी तलाश रही थी जब विक्टर घर पहुंचा। उसने पैक रखे सामान को लक्षित करते हुए कहा, ताप्ती, तुम जब तक चाहो तब तक यहां रह सकती हो। आगे धीमी आवाज में ऐसे बोला मानो सारी गलती उसी की हो। वो इब्राहिम ने बताया सब। अपने लिए बनाई कॉफी 2 मग में डालकर एक विक्टर की ओर बढ़ा दिया। विक्टर, घर नहीं, नौकरी चाहिए। कब तक टेम्पररी नौकरियां करोगी? परमानेंट के लिए क्या कहती हो? उसने सवालिया नजर ताप्ती पर टिका दी। ये सब इतनी जल्दी में क्यों है? रिश्ते जैसे दुकान में सजे सस्ते शोपीस हों। पसंद आया, घर सजाया, मन भर गया, टूट गया, कोई चिंता नहीं, कुछ नया और बेहतर और ट्रेंडी आ गया होगा। विक्टर, प्लीज, सोचने के लिए मुझे समय चाहिए। कश्मकश की सुई हां पर टिकी हो चाहे ना पर, इसका इंतजार किए बिना उसने साहिल से अपने रिश्ते की आखिरी निशानी होने वाले बच्चे से जरूर निजात पाली थी। उन दवाइयों को निगलते हुए उसके हाथ नहीं कांपे थे। सृजन का सुख, द प्लेजर ऑफ क्रिएशन। साहिल कहता है,
इब्राहिम भी। उसने अपने पहले सृजन को बिना देखे ही विसर्जित कर दिया था। बदन से रिश्ते खून के साथ क्या उसके मन की तरलता भी जाती गई? क्या वो पत्थर हो गई है? खुद से सवाल जरूर किया, पर जवाब से आंख मिलाने की न तो हिम्मत थी न ही वक्त। शायद वो विक्टर का लगातार इजहार मोहब्बत था, या ऐशो आराम की परिकल्पना जिसने उसे मोह लिया था, या ये सुकून कि वो कलाकार नहीं है, जुमले नहीं जानता, भविष्य सुरक्षित है उसके साथ। शादी धूमधाम से चर्च में हुई थी, जिसमें इब्राहिम एक मूक दर्शक की तरह बेमन से शामिल हुआ। साहिल अनुपस्थित रहा। इब्राहिम ने 4 दिन बाद फोन पर बताया कि साहिल ने किसी बार के मालिक से हाथापाई की और खूनम खून हालत में बार के बाहर बेहोश मिला। उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाया गया है। वो मिलने जाना चाहती थी, लेकिन इब्राहिम और विक्टर दोनों ही ने इसे साहिल के लिए नुकसानदेह समझा। कला और कलाकारों के प्रति ताप्ती के मन में अनजाने चली आई ऊब के बाद भी जाने क्यों विक्टर के मन में शक बना रहा। कला प्रेमी ना होने के बावजूद भी वो साहिल और इब्राहिम के काम पर नजर बनाए रखता, जबकि वो साहिल को बहुत पीछे छोड़ आई थी। किसी अनहोनी की तरह इब्राहिम जरूर अचानक प्रकट होकर चौंका देता था। वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता, विक्टर उसके पास्ट लव अफेयर्स के बारे में। दोनों तस्वीरों में कोई मेल न था। वो खुशनुमा तस्वीर फ्रेम कर लेती, बाकियों को चिंदी चिंदी करके जला देती। हकीकत भी तो जलाने लगी थी उसे। वो अपनी छोटी नौकरी, छोटी पहचान को याद करती। विक्टर की रईस शख्सियत में उसने अपनी पहचान खो दी थी। घर से उकताकर ऑफिस चली जाती, ऑफिस से उकताकर घर आ जाती। दोनों ही जगह उसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विक्टर की सपाट बयानी, सुरक्षित भविष्य उकताने लगे थे। थोड़ा रोमांच, थोड़ा रोमांस बोरियत से बचाए रखते हैं शायद। कलाकारों का पागलपन, उनका जुनून, उनकी बेचैनी, उनकी नजर, वो क्यों वही सब फिर तलाशने लगी थी? इब्राहिम कहता, तुम्हारी खूबसूरती को एक कलाकार की नजर ही देख सकती है, विक्टर इसे नहीं देख सकता। तुम देखना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारा मन इस सच्चाई को जानता है। तभी तो तुम्हारे इर्द गिर्द एक मनमोहने वाला ऑरा बन जाता है। तुम आर्ट हो, एक दिल फरेब तस्वीर हो, खुदा की बनाई हुई। ऑल आर्ट इज इरोटिक, यही कहते हैं ना तुम्हारे गुस्ताव क्लिम्ट। इब्राहिम खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसकी खामोशी हमेशा ताप्ती को बेचैन करती है। फिर पास आकर माथा चूमते हुए बोला, आर्ट को इतना सीमित क्यों करना चाहती हो? बेचैनी तन की हो, मन की हो, विचारों की हो, जड़ता और बोरियत को खत्म करती है। यही कला का मकसद है और यही जिंदगी का भी। इब्राहिम से मिलने के बाद कई दिनों तक वो खुद को तलाशती है, खंगालती है। विक्टर झल्लाता है, आखिर कमी क्या है यार? खुश क्यों नहीं हो ताप्ती? उसे लगता है वो जड़ हो गई है। कैसे कहे, सुख सुविधाओं की थकान है। साहिल के साथ के कष्ट अपने थे, संघर्ष अपने थे। अब देखती है जो कुछ है सब पर विक्टर की छाया है। उसके हिस्से की धूप कहाँ है? धूप की तलाश ना हो तो छाया में क्या दुख है? इब्राहिम क्यों उसे सूरज का पता बताना चाहता है? और अब ये पेंटिंग, मन की गहराइयों में दबी चाहत के बीज शायद इस पेंटिंग ने अंकुरित कर दिए थे। क्या वो खुद को कलाकार की नजर से देखना सीख गई थी?
वो पेंटिंग को गौर से देखते हुए सोचने लगी, ये साहिल न था, इब्राहिम न था। उसने खुद को फिर खिड़की पर खड़ा पाया। लगभग 6 महीने रिहैबिलिटेशन में रहने के बाद साहिल ने एक पार्सल ताप्ती के नाम भेजा था। ये आड़ी तिरछी रेखाओं में दर्ज बदसूरत सच्चाई न थी, ये भरी पूरी रेखाओं में सुंदरता और मोहकता को जिंदा रखने की चाह लिए एक ईमानदार कोशिश थी। चित्रकार के मन की हालत की जैसी ही उस पेंटिंग की यादों का रंग जोश और उमंग से भरा था। शार्प वाइब्रेंट स्ट्रोक्स द्वारा रंगों की गहरी परत, जिनके नीचे जज्बातों की सांस रुक जाती। और आज ये पेंटिंग थी, एक महीन उदासी ओढ़े, श्रद्धा के रंगों में रंगी, जैसे प्रार्थना में हो। किसी ने हाथ जोड़े हों, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती कि पुख्ता अवधारणा लिए हुए। ईश्वर किसकी रक्षा करेगा, उसके विश्वास की या प्रार्थना की? कौन है यह अपरिचित कलाकार? क्या इसे ही इब्राहिम ने 5वीं तस्वीर में उकेरा था? इस 5वें पुरुष की तलाश में कब तक भटकेगी वो? साहिल का क्या दोष था? उसकी प्रायोरिटी कला थी। वो कल्पना के अंतहीन आकाश में उड़ता था। उसे पकड़ने की कोशिश में थककर वो उससे दूर हो गई थी। दूर ना भी होती तो मोहभंग उसकी ओर से ही हो जाता। कलाकार नई तस्वीर और नए संबंध पुरानी यादों के बोझ के तले नहीं बनाता। क्या कॉम्प्लेक्सिटी से ही रचनात्मकता संचालित होती है? सफल कलाकारों ने हमेशा रिश्तों की असफलता का त्रास झेला है। उनकी लगातार बड़ी होती ख्यालों और ख्वाहिशों की दुनिया हकीकत को यूं ढक लेती है कि आम इंसान उससे मेलजोल नहीं बिठा पाता। ताप्ती, तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है क्या? तुम क्या चाहती हो? प्यार, सुरक्षा, स्टेटस? विक्टर का क्या दोष है? वो हकीकत की उबाऊ सख्त जमीन पर खड़ा है, उसके इतने करीब कि वो हवा को तरस जा रही है। इब्राहिम? कहीं इब्राहिम ही तो नहीं वो 5वां पुरुष? नहीं नहीं, ये सवाल तो जाने कितनी बार विक्टर की आंखों ने पूछा है। उसने भी पूछा है खुद से, जवाब हमेशा नहीं आया है। उससे मन बांटा जा सकता है, तन नहीं। शायद खास लम्हों में हम अपनी चाहतों के हिसाब से रिश्तों में बंधते चले जाते हैं। जरूरत बदलती है, रिश्ते बदल जाते हैं। रिश्तों से ज्यादा हमारी चाहतें अस्थायी हैं। विचारों के हमले से घायल वो आराम कुर्सी पर बैठ गई। आंखें बंद हो गईं। कमरा रोशनी से भर गया। पहले कमरे की दीवारें ढहीं, फिर छत गायब हुई। दूर आसमान में मानो एक चमचमाती रोशनी उसे आवाज दे रही हो। वो सूरजमुखी बनकर ऊपर उठती गई, ऊपर और ऊपर, इतने ऊपर कि सारी कायनात उसके सामने छोटी मालूम होने लगी। कुदरत एक छोटी बच्ची बन उसकी गोद में सिमट गई। उसने दोनों हाथ फैला दिए। बांसों के झुरमुट से गुजरती ठंडी हवा की छुअन के साथ उसने गाया, The wind is blowing briskly towards my home, 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 my home.
गीत के स्वर उसके भीतर भरते जा रहे थे। सूखे हुए सूरजमुखी। विक्टर होटल से चेकआउट कर रहा था जब उसे ये खबर मिली। किसी ने पुलिस स्टेशन फोन करके ताप्ती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। विक्टर ने ताप्ती को फोन मिलाया, जिस पे किसी ने जवाब नहीं दिया। ऑफिस में फोन मिलाया तो पता चला कि 2 दिन से ताप्ती का ऑफिस से कोई संपर्क नहीं हुआ है। परेशान विक्टर जब घर पहुंचा तो पुलिस ऑफिसर सगारे भी लिफ्ट के बाहर ही मिल गए। दरवाजा खोला, सब वैसा ही जैसा 2 दिन पहले था। ताप्ती को पुकारा, ताप्ती, ताप्ती। कोई जवाब नहीं। भीतर बेडरूम में रखी आराम कुर्सी सूरजमुखी के मुरझाए फूलों से भरी थी। मेज पर रखी थी लेडी विद सनफ्लावर्स। वो पेंटिंग पर कलाकार का नाम ढूंढ रहा था, तभी दूर किसी खिड़की पर एक साया लहराया। इसी वक्त इंस्पेक्टर सगारे के पास फोन आया। कॉल ट्रेस हो गई थी। वो पंजों पर उचक पड़े। मिस्टर विक्टर, उस टेलीफोन बूथ का पता चल गया है जहां से गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। बूथ की दीवार पर मुरझाए सूरजमुखी की तस्वीर बनी है। इस चित्रकार को ढूंढना होगा। विक्टर ने ठहरी हुई आवाज में कहा, यह किसी एक चित्रकार का काम नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? आपने वो तस्वीर देखी है? सस्पेक्ट के नाम जानते हैं? विक्टर ने पेंटिंग को एहतियात से मेज पर रखा। एक बारगी नजर आराम कुर्सी पर रुकी, एक बारगी सामने की खिड़कियों पर। मन का बोझ चेहरे पर साफ झलक रहा था। जीवन क्या है? मृत्यु का लंबा अभ्यास। कहते हैं मृत्यु पूर्ण विराम नहीं, बस अल्प विराम है। चोला बदलेगा और नया जन्म। तब नए जन्म की पूर्व संध्या पर क्या नए साल से भी अधिक रौनक नहीं होनी चाहिए? ओहो ताप्ती, बिना जिए, बिना अपनी खुशबू बिखेरे, बिना अपने रूप पर मोहित हुए फूलों को मुरझाना नहीं चाहिए। नए जन्म की आस में घुटते हुए मिटना नहीं चाहिए। विक्टर के मन में एक हुक उठी। सस्पेक्ट तो पूरा समाज है। फिर फूलों को वाज से बाहर रखते हुए वो रुका। वाज का पानी बदल कर लौटा, मुरझाई पत्तियों को हटाया, फूल के डंठल ट्रिम करके उन्हें फिर वाज में लगाया। आपको क्या लगता है, इन सूखे फूलों को अनुकूल मिट्टी में रूप देने से ये जी उठेंगे? सगारे की आंखों की हैरानी कमरे में फैल गई। उसने टॉपिक याद दिलाया, मिस्टर विक्टर, सस्पेक्ट। मैं बस 3 नाम जानता हूं। उनमें से एक आपके सामने अपना गुनाह कबूल कर रहा है। और विक्टर ने अपने हाथ गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ा दिए। सगारे हैरान खड़ा, हर लम्हे पेचीदा होती इस गिरह का सिरा तलाशने की कोशिश कर रहा था। इसी वक्त सामने की खिड़की पर खड़ा चौथा गुनहगार पर्दे की ओट में किसी और खिड़की की ओर मुखातिब था। सूरजमुखी का बागीचा। The wind is blowing briskly towards my home, 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 my home. माय होम में दाखिल होते हुए
ताप्ती ने आहिस्ता से आंखों को खोला। एहसास हुआ कि जितना वो ऊपर उठी है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें पहुंचती जा रही हैं, या बिल्कुल उल्टा हुआ। उसने हौले से उस चमचमाती रोशनी को छुआ और पाया कि अब वो सूरज पर निर्भर ना रही है और ना धूप तलाश रही है। वो रोशनी, वो उजाला, उसकी आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा है। वो आसमान को न देखकर अपनी बाहों के घेरे में अटखेलियां करती सृष्टि को गर्व से निहार रही है। सृष्टि सखी बन गई, सारा खालीपन भर गई। सूरजमुखी को नया नाम दो। अब वो सूरज को नहीं तकना चाहता, वो रात में भी खिलना चाहता है, बरसात में भी। वो अपनी दिशा खुद निर्धारित करना चाहता है, अपना सारथी खुद बनना चाहता है। 5वीं तस्वीर के पुरुष के कंधे पर लिखी लिपि अब पहेली न रही थी। इसी बोध के साथ सृष्टि का प्रत्येक पुरुष 5वां पुरुष बन गया था। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार शाश्विता शर्मा की आवाज में डॉक्टर निधि अग्रवाल की कहानी 5वें पुरुष की तलाश में। इसका ऑडियो रूपांतरण किया था कैश जौनपुरी ने। ये कहानी हंस पत्रिका के नवंबर सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton meets Devangana Mishra. She is the CEO and founder of Brain Bristle. And this Autism Awareness Month, they discuss how we can understand autism better. The simplified hosts ponder over how form dictates content, whether it's going from CDs to streaming or blogs to Twitter. On Voices for Water, Karthik talks to Dr. Veena Srinivasan. She is the lead of the Center for Social and Environmental Innovation. They deep dive into the importance of investing in water waste treatment. On Say No to Drama, Chetna tells us why work friends are essential and how they influence our overall performance. And on All Things Policy, the Takshashila folk analyze the implications of China's genetic resource guidelines. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on, including the one you're listening to us on now. And also, please do check us out on YouTube. We have a number of channels. They're all available on ivmpodcast.com/YouTube. We're also doing a small listener survey to help us understand you, the listener, better, and how you like our shows, how you respond to the advertising, and so on. We'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It's at ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. हम महिलाएं रोज के कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं और हो भी क्यों ना, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियां सभी पूरी करनी जरूरी हैं। पर इन सब के बीच हम जीवन के एक बहुत ही जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर देती हैं, फाइनेंस। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं SBI लाइफ प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया पॉडकास्ट। यहाँ मैं प्रियंका आचार्य, आपकी होस्ट, आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने फाइनेंसेस को बहुत आसानी से संभाल सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में हर मंगलवार नए एपिसोड्स के साथ IVM पॉडकास्ट नेटवर्क और अन्य चर्चित पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।